हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से पूरी कर रहे होंगे। आज हम अपने हिस्ट्री के चैप्टर वाइज सीरीज में एक और टॉपिक को क्लियर कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य का विवरण। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नए हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक और कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कमेंट और लाइक हम आपको इसलिए मांगते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम कैसा वीडियो बना रहे हैं, कैसा कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या वो सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसमें कमेंट में बताइए कि उसमें क्या खामी रही है, क्या कमी रही है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाएं और दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी आने वाले समय में ऐसे और भी कंटेंट के वीडियो बनाएं, अपलोड करें, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न में बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक था वो कौन था। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक था दोस्तों, आप सभी जानते हैं कौन थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की जाए आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सबसे पहले वर्षण कबीले के थे। वर्षण कबीले के नहीं, सॉरी, एक निम्न कुल में पैदा हुए थे। ठीक है, और उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? उनका जो जन्म है वो दोस्तों 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 345 ईसा पूर्व। ठीक है, और जब ये मगध के शासक बने, वो कौन सा ईसा पूर्व था? वो 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में क्या बने? शासक बने। ठीक है दोस्तों, चाणक्य की मदद से। ठीक है, तो हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरे प्रश्न में बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो दोस्तों क्या थी? पाटलिपुत्र। और हम आगे बात बताते हैं कि सबसे पहले जो मगध का शासक था वो कौन था। मगध का शासक जो सबसे पहले था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ था, ठीक है। और बाद में फिर बिंबिसार हुए, अजातशत्रु आया और ऐसे अनेक शासक आए थे। और सिकंदर भी आया। वो क्या था, उसने बताया था हमने आगे की वीडियो में कि पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ था और वो पंजाब राज्य को जीत कर उसकी भारत जीतने की जो आशा थी वो खत्म हो चुकी थी। फिर वो वापस रिटर्न हो गया था। ठीक है, वो अपने देश पुनः चला गया था। और उसके बाद ही मौर्य साम्राज्य थी उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, वो मगध में मतलब समकालिक थे। पोरस और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या थे? समकालिक थे। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में क्या बताया गया था कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो वो दोस्तों कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पाटलिपुत्र। हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य की प्रमुख प्रशासनिक विशेषता क्या थी। वो कौन सी थी? केंद्रीकृत प्रशासन की, यानी पूरा प्रशासन का जो भाग दौड़, जो जितना भी काम है वो क्या केंद्रीय स्तर पर होता था। वो इसलिए उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी। ठीक है, वो राज्य स्तर पर नहीं थी, केंद्रीकृत स्तर पर थी, राष्ट्रीय स्तर पर जिसे बोला जाता है। ठीक है, हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था और उसे बढ़ावा दिया था। तो अशोक ने जो धर्म अपनाया, अशोक कौन था? अशोक, देखिए हम शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले जो मगध के संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो, चलिए मैं लिख के आपको बता देता हूँ। सबसे पहला शासक जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो सेकंड नंबर था वो था बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार। फिर बिंदुसार के बाद जो तीसरा, बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? वो था अशोक। ठीक है, यानी सबसे पहले जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का जो अधिकारी था वो था बिंदुसार और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो था अशोक। इसलिए इस अशोक की बात कर रहे हैं। अशोक ने किस धर्म को अपनाया और उसे बढ़ावा दिया? तो वो था बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते, पांचवें प्रश्न की ओर। मौर्य साम्राज्य काल में पाटलिपुत्र को पोलिंग ब्यूरो कहा गया था, ये कथन सही है या गलत? तो ये कथन बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, इसमें इतनी ध्यान रखने वाली कोई बात नहीं है, ये सही कथन है। ठीक है, हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में गुप्तचर को किस प्रकार के पुरस्कार मिलते थे। तो गुप्तचर को जो बोलते हैं ना, वेश बदल कर जो प्रजा के बीच में घूमते थे और उनकी देख रेख में कि क्या कमी है राज्य में और किस स्तर पर भैया अकाल पड़ा है या फिर किस स्तर पर पैदावार हो रही है खेत बाड़ी की, या फिर प्रजाजन जो है सुखी है या वास्तव में दुखी है, क्या चल रहा है। तो उनके बीच में जो ऐसे छुप छुप कर जो जानकारी कहते थे राजा तक पहुंचाते थे, वो गुप्तचर होते थे। और इन गुप्तचरों, जो गुप्तचर होते थे, उनको क्या इनाम के रूप में मुद्राएं मिलती थी और अच्छा वेतन मिलता था, पुरस्कार मिलते थे और अन्य कुछ भी। ठीक है, चलिए तो हम आगे सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सातवें प्रश्न में बोला गया है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके वंश में जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। और एक और बृहद्रथ था जो मगध का पहला शासक बना था, वो दूसरा बृहद्रथ था। ठीक है दोस्तों, इसको मिक्स मत करना।
और मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध मंत्री और सलाहकार कौन थे? तो वो एक ही थे, वो थे चाणक्य। ठीक है दोस्तों, वही चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया, उनकी अहम भूमिका रही थी इसमें। हम आगे प्रश्न कर बढ़ते हैं 9वें प्रश्न में कि मौर्य साम्राज्य ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? तो मौर्य साम्राज्य ने करों का व्यवस्थित संग्रह किया, यानी जो उनकी प्रजा के बीच में जो कर होता था उनका व्यवस्थित संग्रह किया। ठीक है, और हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति के बारे में सही कथन कौन सा है? केवल समुद्री सेना थी, या हाथियों का महत्वपूर्ण उपयोग होता था, या युद्धों में केवल हथियार धनुष का प्रयोग होता था, या सेना नहीं थी? तो ऑप्शन जो बी इसमें बताया गया है दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन बी, हाथियों का उपयोग होता था इसमें। ठीक है दोस्तों, उस समय में हाथियों का उपयोग ज्यादा मात्रा में होता था वहाँ पे भैया। कोई जैसे महल बनाते हो तो पत्थर ढोने में, या फिर युद्ध के मामलों में बोला जाए तो भी हाथी बहुत होते थे, इसलिए हाथी का प्रयोग तो उस समय बहुत होता। और हम जैसे कि और इसके बारे में बात की जाए कि मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या था, तो देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानता था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म। और दोस्तों हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार किसको मानता था? बिंदुसार जो था वो आजीविक संप्रदाय। कौन सा दोस्तों? जो आजीविक संप्रदाय होता है, ये भी एक संप्रदाय था, आजीवक। आजीवक, ठीक है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय। इसका अनुयायी कौन था? इसका जो अनुयायी था वो था बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार इसका अनुयायी था। और बात करें अशोक की, तो अशोक के बारे में तो इसमें प्रश्न भी आया है कि वो कौन सा था? वो बौद्ध धर्म को मानने वाला। ठीक है दोस्तों, कौन सा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को कौन मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था दोस्तों अशोक। ठीक है, और ये बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में, तो बहुत कुछ बातें वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जिसमें हम सबसे पहले चंद्रगुप्त को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त के बारे में बात की जाए तो वो जो शासक बना वो बना था, यानी उसका जो जन्म हुआ वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 345 में। शासक बना वो 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, और जो उसका युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकटर के साथ वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था, जो मैंने अपने अगले वीडियो में आपको, या आगे जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन? वही सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, उसके साथ युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। और उसमें जो जीत हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। और फिर जो हार के रूप में मकरान, हेरात और दो तीन चार इलाके थे जो जिसको जो कौन सेल्यूकस निकेटर को देने पड़े, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसके बाद में भी उसका जो पुत्री थी सेल्यूकस निकेटर की, उसका जो विवाह है चंद्रगुप्त के साथ करवा दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद में चंद्रगुप्त ने भी भेंट स्वरूप में 500 हाथी किसको दिए थे? सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अब किसकी, और साथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो उपवास के कारण हुई थी। कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में, ठीक है दोस्तों, श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में किसकी मृत्यु हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? तो वो हुई थी 298 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, 298 ईसा पूर्व में हुई थी श्रवणबेलगोला। और श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दोस्तों बात करते हैं बिंदुसार की। तो बिंदुसार की हम बात करते हैं तो बिंदुसार जो फिर 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई, तो उसके बाद में जो शासन संभाला वो बिंदुसार ने संभाला 298 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, 298 ईसा पूर्व में उसने शासन संभाला। और बात की जाए उसको वायु पुराण में क्या बोला जाता था? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार बोला जाता था। भद्रसार, ठीक है दोस्तों, भद्रसार क्या बोला जाता था? भद्रसार इसका दूसरा नाम था। भद्रसार इसका नाम था, उपनाम था। इसके अलावा इसको अमित्र घात भी बोला जाता था। क्या बोलते थे? अमित्र घात, अमित्र घात। ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है? अमित्र घात या भद्रसार का क्या मतलब होता है? अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, और वायु पुराण में बिंदुसार को बोला गया था भद्रसार। ठीक है, और जो बिंदुसार के जो राज दरबार में आया था वो कौन था? वो था आंतियोकस द्वितीय का राजदूत डाईमेकस। कौन था? डाईमेकस। डाईमेकस राजदूत था किसका? आंतियोकस द्वितीय का, जो किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में फिर बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात जो शासन संभाला वो संभाला था अशोक ने। किसने संभाला? अशोक ने। ठीक है दोस्तों, अशोक ने। और अशोक ने जो शासन संभाला वो संभाला था उसने 269 ईसा पूर्व में। कब संभाला? 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, और बात करें तो अशोक राजा बनने से पूर्व, यानी जब बिंदुसार शासक था
मगध का तब अशोक कहाँ पर था? तब अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राजा था? राजा नहीं, सॉरी, राज्यपाल था। कहाँ का? अवंती का। अवंती का राज्यपाल था अशोक। ठीक है दोस्तों। और बात की जाए आगे की, तो जो अशोक के शासन व्यवस्था थी वो अभिलेखों के ऊपर आधारित है। अभिलेख मतलब जितने भी उसके बारे में इतिहास में जानकारी जुटाई जाती है वो अभिलेख के माध्यम से जुटाई गई है। और उसके जो अभिलेख थे उनके जो नाम है वो देखिए कि किन किन अभिलेखों के माध्यम से आज इतिहासकार उसके बारे में विवरण निकाल पाते हैं। उन अभिलेख तीन प्रकार के होते थे, वो थे शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। कौन कौन से अभिलेख थे वो दोस्तों? एक था शिलालेख, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ साइड में। ठीक है दोस्तों, देखो जो पहला था वो था शिलालेख। ये अशोक के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय जो आज के इतिहासकार है या पहले के जो इतिहासकार वो होते थे वो दोस्तों, वो अशोक का जो शासन व्यवस्था थी वो शिलालेखों पर आधारित थी। उसमें अशोक को एक शिलालेख पर या स्तंभ लेख पर मुद्रित किया गया है। ठीक है, और उसमें कुछ भाषाएं लिखी गई है, वो इतिहासकारों ने समझी है उसको, उसके आधार पर ही उसका इतिहास जाना गया है। तो पहला था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख, और एक दोस्तों था गुहा लेख। ठीक है, ये तीन प्रकार के उसके लेख थे। गुहा लेख। मेरी राइटिंग थोड़ी सी इसमें फॉन्ट की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। और अपने कॉपी के अंदर जो मेन जो नोटिस पॉइंट करवाइए, 200 प्रश्न मुख्य है। ठीक है दोस्तों, और इसको आप अपने अंदर नोट कर लेना कॉपी के अंदर साफ राइटिंग में। मेरी तो राइटिंग इस फॉन्ट की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, क्योंकि मैं फ़ोन पे ही ये लिख रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, इसलिए दोस्तों। ठीक है, तो ये 10 प्रश्नों के बारे में आज बात हो चुकी है दोस्तों। इसको ध्यान से एक बार वापस आपको समझ में ना आए तो वीडियो एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने भी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की इस वीडियो में, और आगे भी मैं ऐसा कंटेंट बनाता रहूँगा। और जहाँ तक कोशिश रही तो फिर आपको और समझाने का बेहतर तरीका अपनाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।